नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल रेज इनिशिएटिव के बारे में है। वैसे देखो, ब्रीफ में ये इनिशिएटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पीआईबी में काफ़ी डिटेल से आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो फिर से इस इनिशिएटिव को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल से। ये जॉइंट इनिशिएटिव है EESL और यूएसएड का। इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। रेस का पूरा नाम क्या है? रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इनडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। जैसा कि देखो, नाम से ही जाहिर है, इनडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने से संबंधित है ये इनिशिएटिव। इनडोर एयर क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को डेवलप करके, मतलब ऐसी बिल्डिंग्स डेवलप करके जिसमें एनर्जी इस्तेमाल हो एफिशिएंट तरीके से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बिल्डिंग्स का देखो डिज़ाइन इस प्रकार से होता है कि वो बिल्डिंग्स अपने आप में ठंडी होती हैं, एयर कंडीशनर की आवश्यकता ही नहीं होती। तो इस प्रकार की बिल्डिंग्स को डेवलप करना। इस इनिशिएटिव को मैत्री प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। ये मैत्री प्रोग्राम क्या है? मैत्री का देखो पूरा नाम है मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ये यूएस इंडिया बायलैटरल पार्टनरशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूएसएड के बीच। मकसद क्या है? मकसद ये है बिल्डिंग्स में कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एफिशिएंसी को एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अडॉप्ट करना। वही बात जो हमने रेज इनिशिएटिव के संदर्भ में डिस्कस की थी कि बिल्डिंग्स को इस प्रकार से डेवलप करना कि एनर्जी एफिशिएंसी का ख्याल रखा जाए। तो मैत्री प्रोग्राम में भी यही है। स्पेशल फोकस होता है कूलिंग पर, मतलब डिज़ाइन ऐसा हो कि कम से कम बाहरी इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़े। तो मैत्री प्रोग्राम के बारे में भी यूपीएससी पूछ सकती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं EESL और यूएसएड की। EESL मतलब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आने वाली एक बॉडी है। एनर्जी एफिशिएंसी इंश्योर करने की दिशा में काम करती है। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब जैसे देखो, आपको कमरे में रोशनी चाहिए। पहले आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, रोशनी दे रहा था बट पावर ज़्यादा यूज़ हो रही थी। अब वहाँ पे आपने एलईडी लगा दी, रोशनी ज़्यादा है बट पावर कम है। तो ये एक एग्जाम्पल है एनर्जी एफिशिएंसी का। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड कोशिश करती है कि इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं, ये जनता के लिए अवेलेबल हो, जनता इनका इस्तेमाल करे और एनर्जी बचे। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो हमारे देश में इंप्लीमेंट कर रही हैं। इसके बाद बात करें यूएसएड की। ये देखो, यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो फॉरेन कंट्रीज में सिविलियन एड देती है। वर्ल्ड की प्रीमियर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? अब देखो, ये एक्ट फोर्स में आ चुका है पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके। दोनों एक्ट्स में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। आप ये स्लाइड देखिए, डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। पुराना जो एक्ट था, इसमें अलग से एक रेगुलेटर का कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन नए एक्ट में अलग से एक रेगुलेटर का प्रोविज़न किया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा नए एक्ट के अकॉर्डिंग। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकते थे सेलर के अगेंस्ट जहाँ पे सेलर का ऑफिस है, बट नए एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जहाँ पर रहता है वहीं पर केस फाइल किया जा सकता है। समझ गए? तो पहले सेलर बड़े चालाक हुआ करते थे, लिख देते थे कि कोई भी विवाद होता है तो जुरिडिक्शन इस कोर्ट की होगी। वो दूर दराज जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ की कोर्ट की जुरिडिक्शन दे देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। जहाँ का कंज्यूमर है वो अपने ज़िले की कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगर देखो प्रोडक्ट से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो पिछले एक्ट में प्रोविज़न ये था, कंज्यूमर सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकता था इसके लिए
लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता था। लेकिन अब कंज्यूमर कंपनसेशन मांग सकता है अगर प्रोडक्ट की वजह से उसे कुछ नुकसान हुआ है या फिर सर्विस की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, और अब कंज्यूमर ऐसा कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके। नेक्स्ट, पहले देखो 20 लाख तक का कोई डिस्प्यूट होता था तो उससे संबंधित केस फाइल किया जा सकता था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद अगर 1 करोड़ से लेकर 20 लाख के बीच का कोई डिस्प्यूट था तो मामला फाइल किया जा सकता था कंज्यूमर के द्वारा स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में, और 1 करोड़ से ज़्यादा का डिस्प्यूट से संबंधित केस फाइल किया जा सकता था नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर कोर्ट हुआ करती थी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक का केस फाइल किया जा सकता है, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का, और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से ज़्यादा। ई कॉमर्स से संबंधित कोई प्रोविज़न नहीं था क्योंकि उस समय ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई ही नहीं थी। उस समय 1986 में तो इंटरनेट भी नहीं आया था ठीक से। उसके बाद अब जो नया एक्ट है इसमें ई कॉमर्स से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं, रूल्स जारी किए गए हैं सेलर्स को। अगर आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट, मीडिएशन का कोई प्रोविजन नहीं था पिछले एक्ट में, लेकिन अब कोर्ट जो है वो मीडिएशन के थ्रू मामले को सोल्व करने के लिए आदेश दे सकती हैं। तो ये डिफरेंस है पिछले एक्ट में और अभी के एक्ट में। अब देखो ये सारी बातें रिटन फॉर्म में हैं। जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी, इसका काम होगा कंज्यूमर के राइट्स को इन्फोर्स करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मीडिएशन का प्रोविज़न होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट सेलर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी प्रकार की इंजरी या फिर डैमेज के लिए जो कि हुआ है डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कमी के कारण, तो इनको कंपनसेट करना होगा कस्टमर को। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 नोटिफाई किए जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या फिर एंटिटीज़ हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर्स को, जैसे कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कैसे कर सकता है, रिफंड का क्या प्रोविज़न है, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, कहाँ से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ई कॉमर्स एंटिटीज़ को प्रोवाइड करनी होगी। इसके साथ साथ देखो ई कॉमर्स एंटिटीज़ को ये एक्नॉलेज करना होगा अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है 48 घंटों के अंतर्गत। इसके बाद 1 महीने के अंतर्गत वो कंप्लेंट जो कस्टमर की तरफ से आई है उसका समाधान होना होगा, और इसके लिए ई कॉमर्स एंटिटीज़ को एक ग्रीवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? काफ़ी सारे वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे सेक्स वर्कर्स, ट्रांस पर्सन्स या फिर HIV एड्स से पीड़ित जो लोग हैं उन्होंने पिटीशन फाइल की है ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया के पास कि इस महामारी के समय में हमारा जो लाइवलीहुड है वो छिन गया है, आप हमारी मदद कीजिए। हम इस फंड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में एज ए पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और इन डिजीज से प्रभावित जो लोग हैं उनके बीच। समझ गए? मतलब ये फंड अलग काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलकर इस्टेब्लिश किया है, गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर और इन डिजीज से प्रभावित लोगों के द्वारा। एम क्या है? एम ये है HIV एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, इनकी जो महामारी है उसे समाप्त करना और इसके लिए पैसा इकट्ठा करना ताकि इन डिजीज को मैनेज किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। इस फंड का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब इन तीनों डिजीज़ के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टीबी। ये देखो इन्फेक्शियस एयरबोर्न बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। UPSC इन कीवर्ड्स पे फोकस करती है प्रीलिम में कि ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है या फिर पैरासाइट से होता है। तो ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया की बात करें, ये डिजीज़ पैरासाइट से होता है। पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम पैरासाइट और ये फीमेल
एनोफिलीज मॉस्किटोज के काटने से इन्फेक्ट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। सबसे लास्ट में बात करें HIV की, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये देखो बॉडी के इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है यानी डिफेंस सिस्टम है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV इन्फेक्शन की मोस्ट एडवांस स्टेज जो है उसे कहा जाता है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया का फर्स्ट पब्लिक EV चार्ज प्लाजा के बारे में है। EV का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो एक चीज़ हम जरूर डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में तभी ग्रो करेंगे, मतलब तभी ज़्यादा बिकेंगे, तभी सड़कों पर ज़्यादा दिखेंगे अगर जगह जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो इसी दिशा में अब यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर के द्वारा इंडिया का फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इस्टेब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में चैम्सफोर्ड क्लब है वहाँ पर। इसके लिए देखो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हमने फर्स्ट आर्टिकल रेज इनिशिएटिव में डिस्कस किया था, इस बॉडी ने NDMC के साथ कोलैबोरेट करके ये चार्जिंग वाला पॉइंट इस्टेब्लिश किया है। इस प्लाजा पर 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर्स हैं और वो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हैं। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल माइन प्लोस ऑन T90 टैंक्स के बारे में है। देखो, माइन प्लो का काम क्या होता है, कई बार दुश्मन देश रास्ते में माइन बिछा देता है और जैसे ही टैंक उस माइन के ऊपर आते हैं टैंक उड़ जाते हैं, ब्लो कर जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए माइन प्लोस का सहारा लिया जाता है। आप ये तस्वीर देखिए, टैंक के आगे इस प्रकार का ये माइन प्लो लगा होता है। ये रास्ते को साफ करता जाता है, मतलब कोई भी जो माइन अगर बिछी भी हो तो उसे उखाड़ फेंकता है ये माइन प्लो। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 557 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEML लिमिटेड के साथ, जिसे पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1512 माइन प्लोस परचेज करने के लिए। ये 1512 जो माइन प्लोस हैं T90 टैंक्स के आगे लगाए जाएंगे। T90 टैंक्स को अभी डिप्लॉय किया गया है इंडिया चाइना बॉर्डर पर। जब से टेंशन्स क्रिएट हुई हैं, ये रशियन ओरिजिन के टैंक्स हैं और अभी फिलहाल इंडियन आर्मी के मेन बैटल टैंक्स हैं। तो इंपॉर्टेंट तो बस यही इंफॉर्मेशन है। चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन BEML लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। देखो, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में एज ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लेकिन बाद में कुछ हिस्सेदारी सरकार ने इसकी बेच दी। अभी 54% यानी 54% जो हिस्सेदारी है वो सरकार के पास है और बची हुई 46% जो हिस्सेदारी है वो पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स एंड एम्प्लॉयज़, इन सब के पास हैं। समझ गए? 54% सरकार के पास और बाकी बची हुई 46% इन सब के पास है। कंपनी देखो मेनली 3 कैटेगरीज में ऑपरेट करती है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरे नंबर पे डिफेंस और तीसरे नंबर पे रेल एंड मेट्रो। अब चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया आइडियाज़ समिट 2020 के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये समिट 22 जुलाई 2020 को ऑर्गेनाइज हुआ। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टिसिपेट किया और अपनी स्पीच दी। इस इंडिया आइडिया समिट को होस्ट किया गया था US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा। इसमें इंडिया और US के टॉप गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स, स्टेट लेवल ऑफिशियल्स, बिजनेस और सोसाइटी के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। देखो, ये जो काउंसिल है US इंडिया बिजनेस काउंसिल, इस काउंसिल को बने 45 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर यह समिट ऑर्गेनाइज किया गया। थीम इस समिट की बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। सिग्निफिकेंस क्या है इस समिट में? देखो, इंडिया US कोऑपरेशन से संबंधित चीज़ें डिस्कस हुई। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रिलेशन कैसे होगा,
कोविड-19 के ईरा के बाद, मतलब इस महामारी के ख़त्म होने के बाद, इन सब इश्यूज़ पर भी डिस्कशन हुई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीरोलॉजिकल सर्वे के बारे में है। सीरोलॉजिकल सर्वे हाल ही में दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। होता क्या है ये सीरोलॉजिकल सर्वे? देखो, इस सर्वे की सहायता से किसी पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन में एंटीबॉडीज की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया जाता है। इससे पता लग जाता है कि किसी वायरस से कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं। कैसे? देखो, जब कोई वायरस या फिर दूसरा मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में एंटर करता है, फॉरेन इन्वेडर, तो उस वायरस का सामना करने के लिए एंटीबॉडी हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। सबसे पहला जो एंटीबॉडी जनरेट होते हैं वो है IgM। तो अगर इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो इसका मतलब ये है वायरस ने एंटर किया था तभी ये एंटीबॉडी जनरेट हुए हैं। बिना वायरस का मुकाबला करने के लिए तो ये एंटीबॉडी जनरेट नहीं होते हैं ना। तो कोई अगर कोविड-19 से इन्फेक्ट हुआ है तो उसकी बॉडी में ये एंटीबॉडी मिलेंगे IgM। कोई ठीक भी हो गया है कोविड-19 से तो भी ये एंटीबॉडीज तो मिलेंगे ही, क्योंकि कोविड-19 ठीक हो चुका है, उसके बाद इतना जल्दी ये एंटीबॉडी जाते नहीं है बॉडी में, कुछ दिनों के लिए तो रहते हैं। तो ये हमने बात की सीरोलॉजिकल सर्वे की। अब बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है हमने ये सर्वे दिल्ली में कंडक्ट किया था और सर्वे में पाया है 23% जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं। तो इसका मतलब तो देखो सीधा सीधा ये निकलता है ना कि दिल्ली में 23% पॉपुलेशन कोविड-19 से इन्फेक्टेड है। लेकिन अपने आप में ये बात कहना बहुत ज़्यादा सनसनीखेज है। इसीलिए एक डिबेट भी हुई थी कि सीरोलॉजिकल सर्वे ये कितना ज़्यादा ऑथेंटिक था, क्या वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली में लोगों को कोविड-19 हुआ है। अब लास्ट हमारा आर्टिकल एक ड्रोन के बारे में है। DRDO के द्वारा ये ड्रोन डेवलप किया गया है, भारत ड्रोन, और DRDO ने ये ड्रोन डेवलप करके इंडियन आर्मी को दिया है। DRDO ने डेवलप किया है, मतलब स्वदेशी है। फीचर्स की बात करें, ड्रोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो इस वजह से ये ड्रोन फ्रेंड्स और एनिमीज़ को एक साथ पहचान सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हो या फिर हॉट कंडीशंस हो, मतलब हार्श वेदर में काम कर सकता है ये ड्रोन। रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए मिशंस के दौरान इस ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे ढंग से हो सकता है। नाइट विजन कैपेबिलिटी भी है, मतलब रात में भी अच्छी तस्वीरें दी जा सकती हैं। डीप फॉरेस्ट एरियाज़ में, मतलब घने जंगलों में भी ह्यूमन्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। और डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है इस ड्रोन को कि जो दुश्मन देश के रडार्स हैं डिटेक्ट ना कर सकें। तो ये हमने भारत ड्रोन के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। अब लास्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं, मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही कौन सी गलत। पहली स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? इंडिया आइडिया समिट नीति आयोग के द्वारा नहीं होस्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ मिलकर ये होस्ट किया था। इसको होस्ट किया था US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंज्यूमर्स जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसके द्वारा केस फाइल किया जा सकता है। रेज इनिशिएटिव के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। EESL और USAID का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। भारत ड्रोन्स, इसको BEML लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, गलत। इसको DRDO ने डेवलप किया है। BEML को हमने कब डिस्कस किया था? इसको हमने डिस्कस किया था ये माइंड प्लो डिस्कस करते वक्त। लास्ट स्टेटमेंट, ग्लोबल फंड फॉर एड्स TB मलेरिया हेडक्वार्टर क्या पेरिस फ्रांस में है? नहीं, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।